चला मित्रांनो, आज आपण पुढे जाऊयात. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने परमिटेशन का कॉन्सेप्ट देखा था. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आप अरेंजमेंट कर सकते हो टेकन आर एट अ टाइम, जिसको डिनोट किया जाता है. फिर हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया है ना. हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? हमने सबसे पहले देखा NPR का मतलब क्या होता है, परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट n फैक्टर अपॉन n माइनस r फैक्टर. लेकिन ये कब? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ठीक है, रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो ये फॉर्मूला यूज होगा जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो NPR का वैल्यू क्या रहेगा? n रेज़ टू r. व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब अलाउड रहेगा. और एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि जब आप अरेंजमेंट करते हो तो जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि 10 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, उनका फोटोग्राफ निकालना है. तो उनको एक लाइन में बिठाना है, लेकिन 3 दोस्त ऐसे हैं कि जो एक साथ ही बैठना चाहते हैं. तो उन लोगों को साथ में रखना है और फिर कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं. तो इस वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो उसका वैल्यू क्या होता है? अगर NPR आपको निकालना है लेकिन m लोगों को साथ में रख कर, ठीक है ना, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है? m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1. ठीक है. ये नहीं लिख सकते हम लोग, बस ये इतना ही रहेगा. इसका मतलब क्या है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से m ऑब्जेक्ट्स जो है वो इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो उनका कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकता है. ठीक है. तो वो है m फैक्टर अपॉन ये. अब एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये केस कहाँ पर आ रहा है. ठीक है. तो चलिए, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट के अंदर. अब आगे भी हमें परम्यूटेशन के और 1-2 एक्सरसाइज सॉल्व करने, 2 एक्सरसाइज, फिर कॉम्बिनेशन आएगा. तो सबसे पहले तो ये 4 क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखा, कैसे कैलकुलेशंस करने ये देखा है, तो इनका यूज करके हमें ये पहले 4 एग्जांपल सॉल्व करने हैं. तो चलिए इनको सॉल्व किया जाए. तो सबसे पहले एग्जांपल आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में जो एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसका काफ़ी हेल्प होने वाला है. अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से सॉल्व किया है, जो कैलकुलेशंस आप लोगों ने अच्छे से सीखे उससे, तो आपको हेल्प अच्छी होगी. ठीक है. सो पहला वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें n का वैल्यू निकालना है. अब वैल्यू तो निकालना है n का, लेकिन किस चीज को कंसीडर करना है? ये दिया हुआ है np6 is to np3 which is equals to 120 is to 1. ये दिया है. अब आपको पता है इस चीज का मतलब क्या होता है? np6 is to np3 का मतलब क्या होता है? तो np6 divided by np3 होता है, and this is equals to 120 by 1. ये दिया है. अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है NPR का. NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टर डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टर. ठीक है. जब मेंशन नहीं है तो यही फॉर्मूला होता है. रिपीटिशन है या नहीं, ये चीज मेंशन नहीं की हुई होती, तब आपको यही फॉर्मूला इन जनरल यूज करना होता है. ठीक है. तो क्या करेंगे आप लोग? NP6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल which is equals to 120 by 1. हमें निकालना है n का वैल्यू निकालना है. तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू 120 by 1. ठीक है. सो बेटा, अभी इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? क्योंकि जो बड़ा होता है उसको आप पीछे पीछे ले जाते हो, यहाँ तक लाते हो. ठीक है ना. तो आप अगर देखेंगे किसी भी नेचुरल नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, उसी नेचुरल में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा कौन रहेगा? जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हो, क्योंकि एक ही नेचुरल नंबर है जिसमें से एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो कौन बचेगा? जिसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बड़ा रहेगा. तो आप इसको आप फैक्टराइजेशन वाला यूज करेंगे, इसको आप
लिखो विद हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन नोटेशन, इसको हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। हम लोग इसका वैल्यू लिख रहे हैं बेसिकली, ये मैं कहना चाहता हूँ। सो n-3 इंटू पीछे जाना है n-4 एक सेपरेट किया, फिर एक सेपरेट किया n-5, कब तक पीछे जाना है जब तक ये नंबर नहीं दिखता, इंटू n-6। अब क्या लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन हमें पता है। सो डिवाइडेड बाय n-6 फैक्टोरियल है मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 120, ये है 120। सो n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल लेकिन कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा है n-3 इंटू n-4 इंटू n-5। तो 120 को ऐसे तीन नंबर्स में स्प्लिट करो, दिस इज इक्वल टू 120। 120 को 3 डिफरेंट कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में स्प्लिट करना है, क्योंकि ये नंबर देखिए ये कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, n-3 n-4 n-5 एक के पीछे एक नंबर से, जिसको कॉन्सेक्यूटिव कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर से हमें तो पता है फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं। अब दूसरी चीज, जब आप इसको 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तब ये समझना जरूरी है कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कौन से नंबर को किसके साथ में कंपेयर करना है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, n-3 बड़ा है। कैसे, n की जगह पर कोई भी नंबर डाल के देखो, अगर मान लीजिए n की जगह पर 10 डालते हैं तो 10-3 7, 10-4 6, 10-5 5, तो इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा है n-3, ठीक है। तो जब आप 120 को लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नेचुरल नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के, तो क्या लिख सकते हो आप 120 को, देखिए 120 के फैक्टर्स बनाइए। 120 के फैक्टर्स बना 2 6 2 30 2 50 3 5 5 1। तो कैसे बनेंगे इसके फैक्टर्स, देखो 3 2 6 2 2 4 एंड ये 5। सो 4 5 एंड 6 आर द 3 नेचुरल नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 आता है। सो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले बड़ा कौन है 6, फिर 5 एंड फिर 4। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये इसके साथ में इक्वेट होगा, ये इसके साथ में इक्वेट होगा। तो क्या मिलेगा आपके वैल्यूज, मैं इसको हटा रहा हूँ। सो आफ्टर कंपैरिजन we get n-3 is equals to 6, n-4 is equals to 5 and n-5 is equals to 4। तो आपको ये 3 डिफरेंट इक्वेशन मिल रहे हैं, तो तीनों से भी n का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब समझ जाना। अगर आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में नहीं लिया है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा 120 को 4 × 5 × 6 लिखता है और 4 को इक्वेट करेगा इससे, 5 को इक्वेट करेगा इससे और 6 को इक्वेट करेगा इससे, तो आपके n के वैल्यू तीनों में भी डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर आपने क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि आपने गलत नंबर को गलत नंबर से इक्वेट किया है, कंपेयर किया है। तो सही किया है या नहीं, ये आपको कैसे समझेगा, n के वैल्यू से। जब आप इस इक्वेशन का यूज करके n का वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको n का वैल्यू मिल रहा है 9। जब आप इस इक्वेशन का यूज करके निकाल रहे हो फिर भी आपको n का वैल्यू मिल रहा है 9। जब आप इस इक्वेशन का यूज करो फिर भी आपको n का वैल्यू मिल रहा है 9। तो n का वैल्यू हमें निकालना था जो 9 आ रहा है, किसी भी इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड आउट करो। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है। इसके अंदर नया क्या था, सिर्फ ये नोटेशन नया था। np6 का मतलब क्या था, सो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन 6 एट अ टाइम, ठीक है। तो पहले इसकी जगह पर फैक्टोरियल नोटेशन आता था जब हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल ऐसे सॉल्व किए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब परम्यूटेशन वाला लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है, ये नोटेशन यूज हो रहा है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या फाइंड करना है, m एंड n इफ क्या दिया हुआ है, m प्लस n ब्रैकेट के अंदर दिया है p2 इज इक्वल टू 56 एंड सेकेंडली आपको क्या दिया है, m माइनस n p2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब बेटा इनको हमें सॉल्व करना है, क्या करेंगे हम लोग, सीधा सा फॉर्मूला लिखेंगे। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m plus n minus 2 factorial which is equal to 56। NPR का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, n factorial divided by n minus 7 factorial, n factorial divided by n minus 7 factorial which is equal to, और इस वाले साइड के इस वाले साइड में m minus n factorial divided by m minus n minus 2 factorial which is equal to 12। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली m plus n बड़ा है, क्योंकि m plus n में से यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, m प्लस n फैक्टर को हम लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 56।
तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा गया m प्लस n इंटू m माइनस m प्लस n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 56 को आप देख सकते हो 8 7 का 56। अब ये बात आपको समझनी है कि ये आपको लग रहा होगा कि यार ये हमें कैसे समझना है कि 56 को क्या लिखना है। तो बेटा सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और ये दो नंबर्स कैसे, दो नंबर नेचुरल नंबर है और कॉन्सेक्यूटिव है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको बस यही दो नंबर्स की पेयर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 आ रहा है, कॉन्सेक्यूटिव को बात करो, आपको बस ये दो ही कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर मिलेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 आता है और दूसरे नहीं मिल सकते कॉन्सेक्यूटिव। तो अगर ऐसी बात है तो बस आपके पास यही तो एक पेयर है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप इनमें से देखना है बड़ा कौन है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर रैंडमली इसको कंपेयर करते हो बगैर इस चीज की तरफ ध्यान दिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो अगर आप इसको कंपेयर कर देते 8 के साथ में, इसको कंपेयर करते 7 के साथ में, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उससे जो आउटपुट मिल रहा है तो उसमें वेरिएबल का वैल्यू सारे इक्वेशन सेम ही देंगे। जैसे अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो m प्लस n इज ग्रेटर देन m प्लस n माइनस 1, तो अब ये ग्रेटर कैसा है, तो ऑब्वियस बात है m प्लस n ये खुद एक नंबर है और इसी में से 1 सब्ट्रैक्ट करके और एक नंबर मिल रहा है, तो इनमें से बड़ा कौन है, यही बड़ा है, ठीक है। सो अगर ये ग्रेटर है तो इसको हम कंपैरिजन के बाद में क्या लिख सकते हैं, m प्लस n रहेगा 8 एंड m प्लस n माइनस 1 रहेगा 7। तो आपको m प्लस n इज इक्वल टू 8 ये एक इक्वेशन मिला है और इस नंबर के कंपैरिजन से भी आपको वही मिलता है, यही मैं बताना चाहता था। अगर आप इसको उल्टा कंपेयर करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी जो कि गलत है, मतलब m प्लस n का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। तो फाइनली आपको m प्लस n का वैल्यू मिला है 8, ठीक है। अब इस इक्वेशन से m माइनस n का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब m माइनस n का वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा m माइनस n के फॉर्म में, तो जिससे हम m एंड n निकाल सकते हैं इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अभी आप ऊपर वाले को देखिए, आप इसको लिख सकते हैं m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बेटा दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखना है 12 का, सो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो 4 इंटू 3, क्योंकि 4 और 3 ये दो ही कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका 12 मल्टीप्लिकेशन आता है। वैसे तो और भी पेयर्स आपको मिलेंगे, 6 इंटू 2 मिलेगा, लेकिन 6 एंड 2 आर नॉट कॉन्सेक्यूटिव, तो आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर चाहिए नेचुरल नंबर, तो आप 12 को लिखेंगे m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1, 12 को हमने लिखा 4 इंटू 3। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो m माइनस n बड़ा है, क्योंकि m माइनस n में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर फॉर्म हो रहा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो जब कंपेयर करेंगे तो m माइनस n का वैल्यू क्या मिलेगा 4। आपको इसको इसके साथ में कंपेयर करके भी यही इक्वेशन मिलने वाला है। तो इस इक्वेशन को हमने 1 बोला था, इसको मैं 2 बोलूंगा। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, m एंड n का वैल्यू निकालना है। सो m प्लस n का वैल्यू मेरे पास 8 एंड m माइनस n का वैल्यू मेरे पास 4, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2m इज इक्वल टू मिलेगा 12, तो इससे m का वैल्यू मिलता है 6। एक बार m का वैल्यू मिला तो n का आप निकाल सकते हो, जैसे इस इक्वेशन के अंदर m का वैल्यू रख दो तो आपको मिलेगा 6 प्लस n इज इक्वल टू 8। मैंने m का वैल्यू इस इक्वेशन में रखा है जिससे मुझे n का वैल्यू मिल रहा है 2। समझ में आई बात? तो m एंड n बोथ आर द नेचुरल नंबर, तो इनका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। गलती से अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है और नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव अगर वैल्यू आता है m और n का, तो समझ लेना है कि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत किया है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है, इसलिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? फैक्टोरियल नोटेशन जब भी यूज किया जाता है तो उसके अंदर नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर है और आपको अगर वैल्यूज नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि आपको पॉजिटिव भी मिलने चाहिए और नंबर नेचुरल ही होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको r का वैल्यू निकालना है बेटा, ठीक है। और दिया हुआ क्या है 12p, ठीक है, अंदर 12p r minus 2 is to 11p r minus 1, this is equals to 3 is to 14, ये दे रखा है। अब 12p r minus 2 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला यूज करना है। सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखना गलती कर देते हैं बहुत से बच्चे, क्या गलती कर देते हैं, n माइनस r करना है, सो n हमारा 12 है, माइनस इसको करना है, लेकिन माइनस के बाद में दो टर्म्स आ रही है, तो आप जब डायरेक्टली लिखते हो
तब साइन चेंज करने के बारे में सोचना है, या फिर एक स्टेप बढ़ा के करो, n माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखो इसको, ठीक है ना। 12p r माइनस 2 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल दैट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r दैट इज 12 माइनस ऑफ r माइनस 2। अगर आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हो तो फिर यहीं पर आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये r नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय 11p r माइनस 1, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 3/14। यहाँ पर आपको मिल रहा है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, सो 11 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14। तो आप इसको लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल को 12 इनटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखने इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। देखो 11 माइनस r को एक नंबर समझिए, सॉरी ये एक 11 माइनस r है और एक 12 माइनस r है क्या, ओके ठीक है। तब तो आपको देखिए r की जगह पर कोई भी एक नंबर रख के देखिए और दोनों में बड़ा कौन होता है ये हम देख सकते हैं। तो अगर r की जगह पर मैं 10 रखता हूँ तो अच्छा इसको तो हम लोग कर भी सकते हैं ना, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस r और ये क्या हो जाएगा 14 माइनस r, ठीक है। सो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको मैं लिखता हूँ 14 माइनस r फैक्टोरियल इनटू, इसको लिखूंगा मैं 12 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। 11 का तो काम तमाम हो गया, अब 12 माइनस r और 14 माइनस r दोनों में बड़ा कौन है। r की जगह कुछ भी रख के देखिए, देखो यही बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि r की जगह 1 रखो तो आपको यहाँ पर 13 मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है, ठीक है। चलिए आप क्या करना है 12 डिवाइडेड बाय जो बड़ा है उसको प्रॉपर्टी यूज करके पीछे ले जाना है। सो 14 माइनस r इनटू 14 माइनस r में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 13 माइनस r, फिर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 12 माइनस r। अब यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देना है क्योंकि ऊपर आपका इसके साथ में कैंसिलेशन हो सकता है। सो 12 माइनस r का फैक्टोरियल है दिस इक्वल्स टू 3/14। सो दिस विल गेट कैंसल, तो आपके पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखना है, मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिला फाइनली, आपको मिला है 12/14 माइनस r इंटू 13 माइनस r विच इज इक्वल्स टू 3/14, ठीक है। सो ये 3 4 12 बन जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 14 माइनस r इंटू 13 माइनस r, ठीक है। अब 14 इंटू 4 दैट इज 14 4 कितना आता है 56, तो 56 को लिख सकते हो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 माइनस r इंटू 13 माइनस r, ठीक है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कैसे ये कहाँ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये 14 है 13 है और दोनों में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे 14 और 13 दोनों कॉन्सेक्यूटिव है तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी ये कॉन्सेक्यूटिव रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप 5 सब्ट्रैक्ट करें, 14 में से 5 चले गए बचे 9 और 13 में से 5 चला गया बचा 8, तो ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अब इसमें भी ये बड़ा है ये छोटा है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो दिस इंप्लाइज 14 माइनस r का वैल्यू आपको मिलेगा 8 एंड 13 माइनस r का वैल्यू आपको लिखना है 7। सो r का वैल्यू आपको मिलेगा 22, सॉरी r इधर चला जाएगा और 18 इधर 8 इधर आएगा, तो आपको मिल रहा है ये 6 और यहाँ पर आपको r का वैल्यू मिल रहा है दैट इज 6। तो दोनों भी केस में आपको r का वैल्यू क्या मिलने वाला है 6 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना था इस वाले एग्जाम्पल में r का वैल्यू निकालना था जो हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे, हम लोग अभी 4th वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है बेटा, 4th क्वेश्चन के अंदर हमें शो करना है। शो कैसे किया जाता है, तो LHS ले लो, RHS लाके दिखाओ, और अगर LHS या फिर RHS लेके दूसरी साइड नहीं, मतलब जिस भी एग्जाम्पल में आपको शो दैट करना होता है तो इसमें इसके अंदर हम लोग एक साइड कंसिडर करते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशंस करके दूसरी साइड लाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरी साइड लेते हैं ये साइड लाने की कोशिश करते हैं,
या फिर एक तीसरा ऑप्शन भी होता है कि आप LHS को सॉल्व करो एक लिमिट तक, एक हद तक जहाँ तक आप कर सकते हो, और फिर आप RHS को भी सिंप्लीफाई करते जाओ। तो दोनों का जो एंड होता है अगर वो सेम है तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों भी सेम है। तो हम लोग उसी तरीके से अप्रोच रहेगा हमारा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम तो LHS कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, जो है n+1 इंटू NPR, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने चाहूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इन दोनों को देखेंगे बेटा, तो इससे बड़ा वाला ये नंबर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी 6 × 5 फैक्टोरियल लिखता है, तो आपको इसको 6 फैक्टोरियल लिखने में क्या दिक्कत है? क्योंकि 6 × 5 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 6 × 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 अप टू 1। तो आप इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इन द सिमिलर वे वी हैव n फैक्टोरियल इनटू n+1 फैक्टोरियल, मतलब ये 5 फैक्टोरियल है ऐसे मान लीजिए, और n से बड़ा 1 मतलब ये 6। सो दिस इनटू दिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो LHS का सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक ही आएगा, लेकिन RHS को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे देखते। सो RHS है मेरे पास n माइनस r प्लस 1 इंटू n प्लस p r, ठीक है। एक सेकंड मैं एक बार एग्जांपल चेक करता हूँ क्या दिया है। करेक्ट, मुझे जो लगा था वही हुआ। मैंने यहाँ पर गलती से p लिखा है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर p नहीं है, 1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास n माइनस r प्लस 1 है। अब इसको मैं लिखने जा रहा हूँ n प्लस 1 PR। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आप दोनों इसको देख रहे हो? देखो ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि आपको n+1 फैक्टोरियल तो चाहिए ही, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को सॉल्व करके डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल लाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ढंग से लिखता हूँ n+1 माइनस r डिवाइडेड बाय ये n+1 फैक्टोरियल। अब मैं इसको लिखता हूँ n+1 माइनस r फैक्टोरियल, दिख रहा है आपको? तो अगर मैं इसको खोलूंगा प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये कैसे दिखेगा मुझे? न्यूमरेटर में n+1 माइनस r है और n+1 फैक्टोरियल है, और डिनोमिनेटर में मैं क्या करने जा रहा हूँ n+1 माइनस r इंटू इसके पीछे इससे एक से कम नंबर, तो n+1 माइनस r में से एक अगर कैंसिल कर दूंगा, 1 कैंसिल करूँ तो 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? n माइनस r फैक्टोरियल। तो n+1 माइनस r ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर आप देखेंगे तो आपने LHS को सिंप्लीफाई करके ये आपको मिला और RHS को सिंप्लीफाई करके भी यही मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, और इस तरीके से ये चीज प्रूव भी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए 5th और 6th क्वेश्चन मैंने लिखा है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके, सॉल्यूशन काफ़ी छोटे होते हैं, क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन लॉजिक बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, और सही लॉजिक ही आपको सही आंसर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर आप इसके सही लॉजिक नहीं लगा पाते इसके ऊपर, तो फिर बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। तो इसके अंदर कन्फ्यूजन का चांस ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप अलग अलग एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व करते जाएंगे तो कन्फ्यूजन कम होता जाएगा, ठीक है। सो 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड माधुरी इफ। अब नीचे केसेस दिए हैं आपको, आपका टारगेट क्या है? आपको एक वर्ड दिया है माधुरी नाम का, इसके अंदर के लेटर्स का यूज करके आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, ये आपका सबसे पहला टारगेट है, ये समझना है। तो आपको वर्ड क्या दिया है? माधुरी, ठीक है। अब माधुरी वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सो देयर आर टोटल 7 लेटर्स। सो इस वर्ड के अंदर टोटल 7 लेटर्स है। अब आगे पहला क्वेश्चन 5th के अंदर का सब क्वेश्चन फर्स्ट हमें सॉल्व करना है। तो हमें तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, लेकिन क्या कहा है? लेटर्स कैन बी रिपीटेड, लेटर्स रिपीट हो सकते हैं। तो अगर लेटर्स रिपीट हो सकते हैं तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। देखो देयर आर टोटल 7 लेटर्स, और 7 लेटर्स में से आपको कितने लेटर्स चुनने हैं? 4 लेटर्स।
तो 7p4 आपको कैलकुलेट करना है। बस 7p4 कैलकुलेट करते समय आपको ये देखना है कि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं या नॉन रिपीटेड है। सो यहाँ पर क्लियरली दिया है फर्स्ट के अंदर ए के अंदर कि आप लेटर्स रिपीट कर सकते हो। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या बनेगा 7⁴। तो अब आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, बस इसका 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, है ही सेकंड के अंदर ही है, अगर लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते तो फिर क्या फॉर्मूला है हमारे पास, निकालना तो 7p4 ही है, क्योंकि 4 लेटर वर्ड्स ही आपको बनाना है ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन अलग बनाना था तो कैसे बनाते थे, 5 लेटर वर्ड्स, 6 लेटर वर्ड्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोनों में भी आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। बस पहले के अंदर कंडीशन ये है कि लेटर कैन बी रिपीटेड और सेकंड इसके अंदर कंडीशन लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड। अब सेकंड में लेटर रिपीट नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या, नॉट रिपीटेड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial. So 3 factorial will get cancel. So 7 into 6 into 5 into 4 is the answer. इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको, ये तो सिंपल था क्वेश्चन क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। इसके अंदर ज्यादा देखो दिक्कत कब आती है, जब ज्यादा कंडीशंस दी है या फिर ज्यादा चीजों के बारे में आपको सोचना है, ठीक है ना, तब दिक्कत आती है। जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखेंगे तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। एक वर्ड दिया आपको एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के अंदर करना क्या है आपको, देखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं तो इनके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि अगर इन चीजों के बारे में मैं ना सोचूं, सिर्फ मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो वर्ड है तो इसके अंदर जितने भी लेटर्स है तो इनको आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लिख सकते हो, तो इसके बारे में आपको पहले तो ये सोचना है कि जितने लेटर्स है उतनी जगह आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर्स 9 जगह पर कैसे अरेंज करेंगे आप, समझ रहे हो बात को। तो ये हो जाता है 9p9 वाला केस, ठीक है। लेकिन आगे उन्होंने सब क्वेश्चन दिए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक वर्ड है एल्गोरिदम नाम का, तो आपको इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स है उनको आपको अरेंजमेंट्स उनकी लिखनी है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो नीचे दिए गए सिचुएशन में, नीचे दिए गए कंडीशंस में। तो पहला कंडीशन है कि वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब आपको इन लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, लेकिन इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ए वाला, तो इसमें कहा जा रहा है कि आप इसका अरेंजमेंट करो लेकिन वोवेल्स हमेशा साथ में रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो वोवेल्स का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से सबको पता है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है जिसके अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, ए से लेकर तो जेड तक 26, और उसके अंदर वोवेल्स कितने हैं 5 है। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो आपको वोवेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ए एक वोवेल है, वो एक वोवेल है एंड आई एक वोवेल है। तो इस वर्ड के अंदर कितने वोवेल्स है आपके पास में, ए ओ एंड आई, 3 वोवेल्स है। अब आप जब भी इन लेटर्स को एक दूसरे के साथ में अरेंज करने वाले हो, अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स बनाने वाले हो, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 3 लेटर्स कौन कौन से, ए ओ एंड वाई आई, ये तीनों एक साथ आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको इन तीनों की एक गठरी बनानी है। इन तीनों को एक गठरी के अंदर डाल दो, एक डिब्बे के अंदर डाल दो, फिक्स कर दो। तो पहले आपके पास 9 पोजीशंस थी, अब क्या हो गया, ए ओ एंड आई तीनों को एक साथ ही रखना है। फिर बचे पोजीशन कितने आपके पास, 9 लेटर्स थे आपके पास, तो 1 2 3 4, ये 3 और ये। अब ये एक ही जगह है आपके पास, क्योंकि आप इनकी पोजीशन इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। मतलब जब आप लेटर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तब आप ऐसा नहीं लिख सकते जैसे अभी लिखा हुआ है, जैसे अभी एल्गोरिथम लिखा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ए ओ एंड आई ये तीनों भी अलग अलग है, मतलब एक साथ नहीं है।
तो उनका कहना है कि आप ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हो कि जिसके अंदर आप इन तीनों को साथ में रखना है और फिर इनके अंदर आप कोई भी चेंज करो। एक बार इन तीनों को साथ में रखा तो जी आप यहाँ पर रख सकते हो, जी को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं पर भी। सो जी को रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6 पॉसिबिलिटीज है। मैं ये समझने के लिए बता रहा हूँ, इसका आंसर तो 1 मिनट में आने वाला है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है इसी का, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब इन्होंने कहा है कि ये जो 3 वोवल्स है ये एक साथ में ही रहेंगे, तो इसका मतलब है कि दे आर पैक्ड, वो अब पैक हो चुके हैं, इनको आप हिला नहीं सकते। हाँ, इनका अरेंजमेंट ये एक दूसरे में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे में इनको अगर चेंज करना है पोजीशन तो दे कैन चेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, 3p3 वेज से ये चेंज करेंगे। और जो बचे हुए पोजीशंस है वो कितने हैं? 6 पोजीशंस। सो बचे हुए 6 पोजीशंस में बाकी के 6 लेटर्स आपस में अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। सो वो है 6 फैक्टोरियल वे। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? वो जो मैंने थर्ड वाली केस बताई थी ना आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त, कि जब आपको कई चीजों को साथ में रखना होता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 10 बच्चों वाला कि आप फोटोग्राफ निकाल रहे हो, 3 दोस्त है वो एक साथ ही रहना चाहते हैं, तो ऐसे मान लीजिए ये 9 बच्चे हैं जिनका फोटोग्राफ निकालना है, लेकिन 3 है जो वोवल्स है, ये तीनों को एक साथ ही रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? टोटल कितने बच्चे हैं, मतलब टोटल कितने लेटर्स है उसको पहले सोचना है 9, फिर कितनों को साथ में रहना है? 3 को साथ में रहना, तो 9 में से 3 को हटा दो और 1 ऐड कर दो। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास पहले 9 रिक्त प्लेसेस थी, 9 रिक्त जगह थी, उन 9 रिक्त में से हमने इसको एक ही जगह माना है, ठीक है। तो 9 में से 3 चले गए ऐसा पहले मानेंगे, तो हमारे पास 6 बचे, लेकिन अब ये तीनों का एक जगह है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर 1 ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और बात बताने की कोशिश करता हूँ। 9 लेटर है, मतलब आपके पास 9 अलग अलग डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 9 अलग अलग डिब्बे हैं आपके पास। अब इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो एक ही कंपार्टमेंट में बैठना चाहते हैं, इस तरीके से। अब तो आपके पास बेसिकली जगह कितनी आई, क्योंकि आप इनको इनके बीच में किसी को नहीं डाल सकते, तो ये जब भी चेंज होगा, जब भी अरेंजमेंट होगा, तो ये 3 उठ के दूसरी जगह जाएंगे, 3 उठ के, मतलब इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बेसिकली जो 7 जगह बची है इन्हीं को इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? देखिए टोटल 9 थी, 9 में से ये 3 चले क्यों गए? क्योंकि तीनों का एक बन गया है, तो इसलिए जो टोटल थी वो लिखेंगे, उसमें से कितने आपने कितनों को एक साथ रखना है। जैसे मान लीजिए 3 को रखना है तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 5 लोगों को एक साथ रखना है तो 5 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर तीनों को मिला के, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि 9 जगह थी पहले, उसमें से 3 जगह चली गई, तो बची कितनी? 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो 3 जगह चली गई है उसको मिला के वो सारा एक करके उनकी दीवारें तोड़ के उनको एक ही जगह बनाई है, मतलब उन तीनों को अब हम एक ही स्पेस समझने लगे, एक ही प्लेस समझ रहे हैं, उसको एक ही लेटर समझ रहे हैं, क्योंकि उनको एक साथ रहना है, तो इसकी वजह से 1 ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि n आपके पास प्लेसेस थे, उसमें से m लोगों को एक साथ रखना है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, और उसका हम लोग लेंगे फैक्टोरियल। लेकिन ये जो m लोग साथ में रखे हैं ये एक दूसरे में आपस में जगह बदल सकते हैं, तो उनके पास 3 प्लेसेस है और तीनों लोग 3 जगहों को 3p3 वेज से भरेंगे, तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। मतलब ये जो m लोग है वो आपस में एक दूसरे के साथ में m डिफरेंट वेज से अरेंज हो सकते हैं, तो ये m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 9 - 3 + 1 फैक्टोरियल, और ये तीनों आपस में 3 फैक्टोरियल के वजह से जगह बदलेगी, तो मिलेगा क्या? 9 - 3 6 और 6 + 1 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो 6 फैक्टोरियल लिखा था वो बेसिकली आपको मुझे बताना था कि ये किस तरीके से गलती होती है। कैसे? देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि इन तीनों का एक साथ, और मैंने इन तीनों को छोड़ के फिर बाकी से 6 ही जगह बारे में सोचा, ये 1 ऐड किया था कि नहीं किया था, लेकिन करना चाहिए था, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। तो इतना सारा जो मैंने कोशिश किया है वो आपको सिचुएशन ध्यान में आए कि बेसिकली आपको क्या पूछ रहे हैं वो लोग,
ये समझने के लिए मैंने बताया, अदरवाइज इसका आंसर क्या था हमारे लिए, बहुत सिंपल था। टोटल प्लेसेस कितने हैं, 9 है, ठीक है, और तीनों को एक साथ रखना है तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 को ऐड करो तो 7 बन जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल और तीनों को आपस में 3 फैक्टोरियल। सो सिंपल आंसर है 3 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। इतनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगी इस केस को ध्यान में रखते हुए। तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 और 7 फैक्टोरियल मतलब 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, दो चीजों को साथ में नहीं रखना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है सोचने में। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, एल्गोरिथम के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका कितना अलग अलग तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग सोच रहे हो। तो यहाँ पर सिचुएशन ये बनता है कि आपको ये पूछ रहे हैं कि जैसे पहले केस में था कि वोवेल्स हमेशा साथ में रहेंगे, अब उनका कहना है कि नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब अब इनमें दुश्मनी हो गई है, वो एक दूसरे के साथ में बैठना ही नहीं चाहते, कोई भी वोवेल दूसरे वोवेल के साथ में नहीं बैठना चाहता है। तो अब आपको ऐसा अरेंजमेंट इसके अंदर करना है, इसको सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। अब केस क्या है कि आपको इन लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन अरेंज करते वक्त आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है कि वोवेल्स का आपस में नहीं बनती है। तो अगर वोवेल्स का आपस में नहीं बनता है तो आपको उनके बीच में एक कंसोनेंट डालना ही है। तो जो अरेंजमेंट रहेगा नंबर्स का वो कैसे रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको सोचना है कि आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, नो टू ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, ऐसे आपको नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, जब इस वाले सिचुएशन के बारे में सोचना है तो जिनको साथ में नहीं लेना है उनको छोड़ के बाकी बचे कितने इनको सोचना है। जैसे यहाँ पर वोवेल साथ में नहीं होने चाहिए, तो वोवेल कौन कौन से, ए, ओ एंड आई, दीज थ्री आर द वोवेल्स। तो इनको छोड़ के बचे कौन, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपस में कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास 6 कॉन्सोनेंट्स है, तो इनके आजू बाजू में आप वोवेल्स को रख सकते हो। तो पोजीशन ऐसी बनेगी कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट। आपने ये 6 कॉन्सोनेंट्स लिख दिए। अब वोवेल आप यहाँ पर रख सकते हो, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब जो आपको इस एल्गोरिथम के अंदर जो 9 लेटर्स है, इनको आपको जो अलग अलग पोजीशन में रख के कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं ये ढूंढना है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, अभी दिमाग क्या लगा रहे हो, क्योंकि कोई भी वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, तो आपको 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट आ ही सकता है। तो सबसे जो जिसके अंदर सारी कंडीशंस आ जाएंगी वो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आपको उनको पहले लिखना है जिनको साथ में रखा जा सकता है। जैसे कॉन्सोनेंट को मैंने पहले लिखा और उनके बीच में एक एक का गैप रखा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि वोवेल्स के लिए कितने प्लेसेस बन गए। वोवेल्स के लिए आपके पास 7 डिफरेंट प्लेसेस बन गए। तो 7 डिफरेंट प्लेसेस पे कहीं पर भी आप वोवेल को रख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये जो 3 वोवेल है आपके पास में, तो आपने ए को यहाँ पर रखा, ओ को यहाँ पर रखा और आई को यहाँ पर रखा, ठीक है। अब बचे हुए जगह पर ये 3 लोग यहाँ पर आ गए। अब बचा हुआ ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, और फिर बचे हुए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बचे हुए 4 प्लेसेस पर 4 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये हुआ है, यहाँ पर लिख दिया। अब बचा कौन है, L G R फिर T H M। तो ये एक तरीका हुआ इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को अरेंज करने का, जिसके अंदर आपके वोवेल्स साथ में नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज द वन वे। ऐसे आप कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। कईयों को ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या बात हो गई, मतलब वोवेल्स आपके पास 3 ही है और आप तो बता रहे हो इसको 7 जगह पर रखना है। ऐसे नहीं है, 3 लोगों को आप 7 जगह पर कैसे रख सकते हो। 3 लोगों को रखने की पॉसिबिलिटीज है ये, क्योंकि आपको कितने अलग अलग अरेंजमेंट मिल सकते हैं ये सोचना पड़ेगा ना। तो आप अगर नेक्स्ट वर्ड आपको बनाना है तो आप ऐसा भी वोवेल्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपने वोवेल को यहाँ पर रखा, ए ओ आई। अब आप क्या कर रहे हो, इनके बीच में कॉन्सोनेंट रख रहे हो, जैसे एम एच यहाँ पर रखा, टी रखा, और जो बचे हैं दैट इज आर, फिर जी, फिर एल, ऐसे आप इसको लिख रहे हो। तो आपका जो वोवेल है वो इस पोजीशन पर आ गया, बाकी जगह पर तो कॉन्सोनेंट है, तो लेटर तो नहीं अरेंज हो रहे।
लेकिन यहाँ पर ये सोचना जरूरी है कि वॉवल्स कौन कौन सी पोजीशन में आ सकता है, तभी तो सारे अरेंजमेंट्स कवर हो जाएंगे, नहीं तो सारे अरेंजमेंट कैसे कवर होंगे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर फिर समझ में क्या आता है आपके कि आप कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के लिए आपके पास कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6, और कॉन्सोनेंट्स है भी कितने, 6। सो 6 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 6 कॉन्सोनेंट्स इन 6 डिफरेंट वेज, दैट इज 6p6। तो 6p6 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल इनटू, अब जो बचे आपके प्लेसेस है वो कितने हैं, 7 है, और 7 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 3 वोवल्स, सो 7p3 वेज, ठीक है ना। तो ये बन गया वोवल्स, 3 वोवल्स को 7 जगह पर कितने अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है, और 6 कॉन्सोनेंट को 6 जगह पर ये। तो आपका फाइनल आंसर बनता है 6 फैक्टोरियल इनटू 7 इनटू 6 इनटू 5, इसका कैलकुलेशन 7 इनटू 6 इनटू 5, ठीक है। मतलब ये मैंने बताया ना आपको 7p3 का कैलकुलेशन कैसे करना है, 7 को पीछे लेके जाना है कितने टाइम्स, यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 3 है तो 7 6 5 तक, अगर 4 हो तो 7 6 5 हो, अगर नहीं समझ में आता तो सीधा फॉर्मूला यूज करो, ये तो सिंपल है यार, समझ में आना चाहिए। 7p3 है तो कैलकुलेशन क्या होता है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला भी अप्लाई करते हो तो यही होता है ना, n 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मिल रहा है, वही तो बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए ये मल्टीप्लिकेशन और ये आप कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी, उतने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन में एल्गोरिथम नाम का जो वर्ड है, इसी के अंदर हमें लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन अब क्या सीन है, सी के अंदर आपको क्या कंडीशन को ध्यान में रखना है, तो सी के अंदर कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन। अब इसको भी सोचना पड़ेगा कि जो आपके कॉन्सोनेंट्स है तो इनको आपको इवन पोजीशन पर रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए आप कितने अलग अरेंजमेंट बना सकते हो, चलिए इसको भी सोचेंगे। अब मुझे आप बताइए आपके पास इवन पोजीशंस है कितनी इस वर्ड के अंदर, आपका वर्ड है एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिथम वर्ड है, इस वर्ड के अंदर इवन पोजीशन कहां पर है, सो ये सेकंड 4 6 एंड 8 देयर आर ओनली 4 इवन पोजीशन। तो उनका कहना है कि आप जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो उसके अंदर आपको कंसीडरेशन ये रखना है कि कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, मतलब ये जो इवन पोजीशंस है सेकंड 4th 6th एंड 8th पोजीशन, तो ये कॉन्सोनेंट से ही भरने चाहिए, बाकी जगह पर कुछ भी आ जाए हमें इससे मतलब नहीं, बाकी जगह पर वॉवल्स आए कॉन्सोनेंट्स आए कुछ भी आए, लेकिन इन 4 जगह पर हमें कॉन्सोनेंट्स ही चाहिए, यहाँ पर गलती से भी हमें वॉवल नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो, तब आपको सोचना है कि आपके पास प्लेसेस देखिए टोटल 9 प्लेसेस है, जिसके अंदर का सेकंड 4th 6th एंड 8th ये प्लेस, ठीक है। सो इन 4 प्लेसेस की जगह पर आपको क्या रखना है, कॉन्सोनेंट से आना चाहिए, तो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने 6 है, सो दीज 4 प्लेसेस विल बी फिल्ड बाय दैट 6 कॉन्सोनेंट्स, कैसे 6p4 बेस से, सही है ना। आपके पास 6 कॉन्सोनेंट्स है और 4 जगह है रखने के लिए, तो इन 4 जगह पर कंपलसरी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, इसलिए पहले इनके बारे में सोचना है आपको। तो 6 कॉन्सोनेंट्स में से 4 एट ए टाइम आपको लेने हैं, तो 6p4 वेज से देयर आर 6p4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये कितने डिफरेंट तरीके से भरा जाएगा 6p4 तरीके से। अब एक बार 4 कॉन्सोनेंट्स इसके अंदर चले गए तो बचे कितने, 6 में से 2 बचे, और वोवल कितने आपके पास 3 है, और पोजीशन कितनी बची है 5 पोजीशन है आपके पास, ये जो डॉट वाली है 1 2 3 4 5, क्योंकि इस पोजीशन पे तो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। अब बचे पोजीशन पर कहीं पर भी कॉन्सोनेंट आए कहीं पर भी वोवल है, इससे मतलब नहीं, तो बची पोजीशन है 5 और लेटर्स भी बचे हैं 5। कौन से 5, 2 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं इस 6 में से, 4 यहाँ पर अटक जाएंगे, तो 2 बचे हुए कॉन्सोनेंट्स और 3 वोवल्स, तो वो 5 लेटर्स कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट प्लेसेस बाय 5p5 वेज। तो क्या मिलेगा आपको 6p4 मतलब 6 × 5 × 4 × 3 एंड 5p5 मतलब 5 फैक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आंसर आएगा उतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
O is the first and T is the last letter, इस सिचुएशन को ध्यान में रख के आप कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। तो इसके अंदर तो फिक्स किया जा रहा है क्या कि पहले पोजीशन पर O आएगा और लास्ट पोजीशन पर T आएगा। तो मतलब O एंगेज हो गया फर्स्ट पोजीशन पर और T एंगेज हो गया इस पर। अब ये चेंज ही नहीं कर सकते आप, मतलब पहला पोजीशन फिक्स कर दिया आपने O के लिए और लास्ट पोजीशन फिक्स कर दिया आपने T के लिए। ये उनका कहना है कि आप जो मर्जी लेटर्स को हिलाओ डुलाओ, आप कहीं पर भी कौन सा लेटर लिख सकते हो, लेकिन पहले पोजीशन पर O ही चाहिए हमें, लास्ट पोजीशन पर T चाहिए। O इज द फर्स्ट एंड T इज द लास्ट पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। आप इससे जितनी मर्जी वर्ड्स बना लो, लेकिन उन वर्ड्स में आपको पहले पोजीशन पर O और दूसरे पोजीशन लास्ट पोजीशन पर T रखना है। मतलब आपके पास अलग अलग जगह चेंज करने के लिए कितने लेटर्स बचे, 9 में से 2 यहाँ पर गए, 2 जगह भी चली गई, 2 लेटर्स भी गए, तो बचे लेटर्स कितने, 7 लेटर्स बचे और जगह कितनी बची, 7। तो उन 7 लेटर्स को इन 7 जगहों पर आप 7p7 वे से अरेंज कर सकते हो। सो देयर आर 7 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट व्हिच विल सैटिस्फाई दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सैटिस्फाई करने वाली 7 फैक्टोरियल इतनी अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सोचना है बेटा, इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है जब आप परम्यूटेशन के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो। समझ में मजा आ रहा है ना। ये ऐसा है कि जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर अगर कोई चीज हम लोग ध्यान नहीं देते, उसके तरफ अगर इग्नोर कर दे तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है। अगर हम लोगों ने गलती कर दी तो फिर काम करना। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलिए बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक ग्रुप फोटोग्राफ निकालना है, 6 टीचर्स है, 80 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो आपके पास 2 रोज है, ये एक रो है और ये दूसरा रो है। सो पहले वाले रो के अंदर टीचर्स और प्रिंसिपल रहेंगे। तो प्रिंसिपल बहुत 30 है, प्रिंसिपल का कहना है कि भैया मैं तो मिडल में रहूंगा, मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। तो जो पहले रो में टीचर्स और प्रिंसिपल बैठने वाले, तो प्रिंसिपल अड़ा रहा अपनी बात पर कि मेरे को बीच में रहना है, उसका ईगो बड़ा होता है ना। तो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि भैया मैं बीच में रहूंगा, आप लोग मेरे साइड में रहना है। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल का पोजीशन फिक्स हो गया। अब टीचर्स 6 टीचर्स है, तो वो प्रिंसिपल के इर्द गिर्द रहेंगे, दिस इज प्रिंसिपल। अब ये है आपके टीचर्स, ठीक है। तो पहले रो के अंदर ये 7 लोग रहेंगे फोटोग्राफ के अंदर, और जो पिछला रो है इसके अंदर आपके 80 स्टूडेंट्स आएंगे। अब स्टूडेंट्स में भी उन्होंने वहां पर भी एक कंडीशन रखी, क्या 80 स्टूडेंट्स में 12 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। और भाई साहब कहना चाहते हैं कि मिडिल पोजीशन तो रिजर्व है प्रिंसिपल के लिए, एंड नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो लड़कियों को साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फोटोग्राफ्स के अंदर बच्चों को पीछे, स्टूडेंट्स को ऐसे रखना है कि 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। तो अब ये वही सवाल है जैसे वोवेल वाला था ना कि इतने वोवेल साथ, 2 वोवेल साथ में नहीं होनी चाहिए। तब जिनको साथ में नहीं रखना है, ठीक है, लड़कियों को साथ में नहीं रखना है 2 लड़कियां, तो कौन साथ में रह सकते हैं, बॉयज। तो बॉयज कितने हैं उनके पहले जैसे कॉन्सोनेंट कितने थे वो हमने लिख लिए थे, तो वही पैसे बॉयज को लिखना है। तो बॉयज कितने आपके पास 12 लड़के हैं। तो ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में आपके 12 लड़के इस तरीके से आएंगे, बी रिप्रेजेंट बॉयज, ठीक है। तो ये 12 बच्चे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 11, फिर ये 12 एंड ये 13, सॉरी 12, तो 12 बच्चे हैं। अब लड़कियां, बच्चे बॉयज जो है वो साथ में हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों को 2 लड़कियों को साथ में नहीं रखना है। तो लड़कियां टोटल कितनी है, 6 गर्ल्स। सो 6 गर्ल्स कैसे अरेंज हो सकती है, यहाँ पर गर्ल आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है। तो हम लोग पोजीशन देख रहे हैं कि किस किस जगह पर गर्ल्स आ सकती है, ताकि हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट ढूंढ सके। सो गर्ल्स टोटल 12 जगह बॉयज की है, तो 30 जगह पर गर्ल्स एडजस्ट हो सकती है, जिसमें वो साथ में नहीं रहेगी। अब आपको फिर से दिमाग में ये नहीं लाना है कि लड़कियां तो चाहिए, 13 जगह पर कैसे बैठेगी, 13 जगह पर बिठाना भी नहीं है हमें, लेकिन जिन जगह पर वो बैठ सकती है कि जहां पर वो साथ में नहीं आएगी, वो 13 प्लेसेस है। तो 13 प्लेसेस में से वो सिर्फ 6 प्लेसेस पर ही बैठने वाली है, ठीक है। और बॉयज कितने, बॉयज 12 है, सो देयर आर 4 प्लेसेस, तो वो 12p2 वे से ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है टीचर्स में,
ये भाई साहब ये जो प्रिंसिपल है ये तो अपनी जगह हट नहीं रहा, तो ये 6 लोग अपनी जगह अलग अलग बदल सकते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं। कितने वे से? 6p6 वे से। तो मतलब 13p6 हुआ लड़कियों का अरेंजमेंट, ये हुआ 12p12 हुआ 12 फैक्टोरियल हुआ बॉयज का अरेंजमेंट, और ये हुआ 6 फैक्टोरियल। सो 13p6 मतलब 13 12 11 ये ऐसे 6 तक जाना, तो यही लिख देता हूँ मैं। सो ये बेसिकली इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं फोटोग्राफ निकालने के लिए। तो इसका कैलकुलेशंस कर दो आप लोग, तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सोचते रहना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इसके अंदर लॉजिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एंगल से सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरा टाइम समाप्त हो रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।